हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्षेत्र मिति अर्थात मेंसुरेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्षेत्र मिति होती क्या है। ठीक है ना, क्षेत्र मिति जिसे मेंसुरेशन बोला जाता है। तो हमारे समक्ष जो है दैनिक कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थितियां आती हैं जब विभिन्न वस्तुओं की माप की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, उनका मेजरमेंट करना होता है। जैसे भूखंड का क्षेत्रफल अर्थात एक कोई एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है, या फिर कमरे की पुताई करना है, या उसकी छत या चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, या फिर किसी क्षेत्र को घेरने के लिए आवश्यक कटीले तार की लंबाई निकालनी है। तो इन सब के लिए हम लोग क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सभी क्रियाकलाप किसी न किसी प्रकार से जो है समतल आकृतियों के परिमाप तथा क्षेत्रफल अथवा ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा आयतन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अर्थात गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल तथा ठोस आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन की मापों का संबंध होता है, क्षेत्र मिति कहलाता है। ठीक है, तो क्षेत्र मिति क्या होती है, एग्जैक्ट अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो क्षेत्र मिति क्या होती है, गणित की वह शाखा होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत समतल अर्थात प्लेन तथा ठोस आकृति जो सॉलिड शेप होता है उसकी बात कर रहा है, समतल प्लेन की, और सॉलिड आकृति की बात कर रहा है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, साथ में क्षेत्रफल होता है, और उसके आयतन की मापों के बीच में संबंध अर्थात कोरिलेशन दर्शाया जाता है। उसे हम लोग क्षेत्र मिति बोलते हैं या फिर मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं, उनमें कौन कौन से फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख आकृतियाँ तथा उनकी माप की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है आयत। ठीक है, तो आयत तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, अर्थात यह एक समतल समतल समकोणीय चतुर्भुज होता है। ठीक है ना, समतल समकोणीय चतुर्भुज होता है तथा जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक है, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह एक समान होती हैं, उसे आयत बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर भी है और इसके बराबर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं एक समान। इसी प्रकार ये अभी हमने लंबाई की बात की, अब चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी भी विड्थ 20 से दर्शा दिया, तो ये जो है इसके बराबर हो गई, मतलब आमने सामने की भुजा चौड़ाई चौड़ाई के बराबर और लंबाई जो है लंबाई के बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक विकर्ण खींच दिया गया जो आयत को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, मान लो ये एक पी है, पी त्रिभुज है, और यहाँ पे एक क्यू शेप है। ठीक है ना, तो इसका पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह करके आप उस पूरे आयत का क्षेत्रफल दो अलग अलग पार्ट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे आपने उन्हें अभी डायग्राम में देखा कि यहाँ पर जो यल लिखा हुआ था, यह लंबाई अर्थात लेंथ को डिनोट कर रहा है और स्वैप कर रहा है, और बी जो है वह विड्थ को, ठीक है, चौड़ाई को स्वैप कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। परिमाप अर्थात आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो भी लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है ना, जितनी भी लंबाइयाँ होती हैं और जितनी भी चौड़ाइयाँ होती हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है तो परिमाप निकल जाता है। ठीक है, जैसे एक आप यहाँ पे देखो अगर डायग्राम में, तो एक ये लंबाई हो गई, दूसरी ये हो गई, या फिर ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, है ना। तो लंबाई कितनी है, 1 और 2, और चौड़ाई कितनी है, 1 और 2। तो ठीक है, तो लंबाई 2 है तो 2l प्लस 2b है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 2l प्लस b जो है एक इसका फार्मूला बन गया, है ना। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इसके बाहर जो भी वैल्यू लिखी है उसका इन दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अर्थात गुणा कर दिया जाता है,
और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। एल बराबर लंबाई लेंथ और बी बराबर विड्थ, ठीक है। और फिर इसके बाद और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर दी जाती है यहाँ पे इस फार्मूले में, तो आपका आंसर निकल आता है। और इसी प्रकार आज के अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण को स्मॉल डी से दर्शाया जाता है, ठीक है, डिनोट किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके इसका फार्मूला होता है। और इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है तो विकर्ण निकालो, आयत का विकर्ण फाइंड आउट करो। मान लो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि लंबाई जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, चौड़ाई 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। और फिर इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 3 का 9 आ गया स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो रूट 25 आ गया। और रूट 25 किस संख्या का, तो यह 5 का स्कोर होता है, अर्थात यहाँ पे 5 जो है इसका 5 जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आपसे मतलब आयत का विकर्ण क्या है, या फिर विकर्ण दे देगा, लंबाई दे देगा, और विड्थ की वैल्यू, चौड़ाई की वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ से इस तरह करके क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं वर्ग की, है ना। तो वर्ग क्या होता है, अर्थात इसे स्क्वायर बोला जाता है। यह भी एक समतल समकोणीय चतुर्भुज आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, ठीक है। आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं एक समान होती थी, इसमें जो है सभी भुजाएं एक दूसरे के लंबाई के बराबर होती है, अर्थात इसकी लंबाई x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, ठीक है। अब फिर इसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, विपरीत जो शीर्ष दिए हुए हैं वर्ग के, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो आयत का वर्ग का विकर्ण बन गया, तो इसे डी से बता दिया गया, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। हमने चारों भुजाओं का योग ही परिमाप बताया था। तो देखिए आप, जैसे मान लो कि यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स है, ठीक है ना। तो यक्स कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो 4 गुणे यक्स हो गया, तो ये आयत का परिमाप हो गया था 4 गुणे भुजा। इस तरह करके आयत का परिमाप आप यहाँ से निकाल सकते हो। मान लो आयत का भुजा दे के रखा है आपको 3 दे के रखा है, तो 4 गुणे 3 बराबर 12, ये आयत का परिमाप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। और आयत का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा जैसे मान लो 5 दे के रखा है तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 आ गया, तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। या फिर मान लो आपको क्षेत्रफल दे के रखा है और फिर भुजा पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर, तो फिर यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो रूट 25 है, किसकी वैल्यू होती है 5 की, तो 5 यहाँ पे आंसर। तो इस तरह करके इनडायरेक्ट वे में कभी क्षेत्रफल देगा, कभी भुजा पूछेगा, कभी भुजा दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे अगर बात करें हम लोग, तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट जरूर याद रखना है, ठीक है। आपको अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्षेत्रफल का फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे, त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। हमने आयत का बात किया और उसके अलावा वर्ग की बात कर ली, अब त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इनके हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, पहले एक बार बेसिक्स फार्मूले क्या होते हैं पहले उन्हें पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है कि 3 सरल रेखाओं, ठीक है, अर्थात 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, कैसी आकृति होती है, बंद आकृति होती है, ठीक है। तो बंद आकृति को जो है त्रिभुज भी बोलते हैं, क्योंकि त्रि का मतलब होता है 3 भुजाएं, जिसमें 3 भुजाएं हो त्रिभुज होता है। और इसे त्रिकोण भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, अर्थात त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं, ठीक है। अर्थात बहुभुज को पॉलीगन बोला जाता है, ठीक है। त्रिभुज एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं। अब बहुभुज क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक भुजाएं होती हैं ना, उसे बहुभुज बोला जाता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 2 से अधिक हैं, है ना, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, सबसे कम भुजा वाला, अर्थात इससे कम अगर कोई भुजा है तो उसे हम लोग बहुभुज नहीं बोल सकते, है ना। तो इसीलिए उसने बोला कि 3 सबसे कम भुजा हैं, तो ये सबसे कम भुजा वाला पहला बहुभुज हो गया, ठीक है। 3 कोने हो, 3 कोण, त्रिकोण या फिर त्रिभुज बोल सकते हैं। तो त्रिकोण में देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल और एक तीसरा एंगल, अर्थात 3 कोण बन गए इस पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कुछ और। तो इसमें देखिए अब डायग्राम में को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें
तो देखिए ये त्रिभुज का क्या होता है, आधार होता है, जिसे बेस बोला जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार ये त्रिभुज की, अभी पहले इन भुजाओं की बात कर लेते हैं। स्लैंट हेड जिसे क्या बोलते हैं, ये आधार होता है तो इसे बी से दर्शाते हैं, भुजा है तो इसे ए से दर्शा दिया, और दूसरी भुजा, तीसरी भुजा इसे सी। ए बी सी तीनों को अलग अलग लेटर से हमने सिंबल से दर्शा दिए, तो ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा, और ये त्रिभुज का आधार हो गया। और त्रिभुज के शीर्ष से जो है सम्मुख भुजा पर जो लंब खींचा जाता है अर्थात परपेंडिकुलर डाला जाता है, वह बेस को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, ठीक है। बेस अर्थात आधार को, जैसे ये एक आधार है और इस यहाँ से सम्मुख भुजा के शीर्ष से जो है यहाँ पे एक लंब डाला गया, तो आधार को दो बराबर पार्टों में, अगर ये बी है तो उसको दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो बी में दो का भाग दे दिया, तो बी बटे दो और बी बटे दो, अर्थात आधा पार्ट बी बटे दो हो गया, दूसरा पार्ट भी बी बटे दो हो गया। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल से, अगर नंबर से हम लोग समझना चाहें इसे, है ना, तो नंबर से कैसे समझ सकते हैं, तो नंबर से ऐसे समझ सकते हो आप इसके कि इस टोटल भुजा की लंबाई जो है, मान लो कि 6 दे के रखी है ना, तो टोटल भुजा की लंबाई 6 है, तो b बटे दो अर्थात 6 बटे दो बराबर कितना आ गया, 3। तो ये हाफ पार्ट 3 का हो जाएगा, ये पार्ट भी 3 का हो जाएगा। तो इस तरह करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए हमने मतलब फिर आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर इस परपेंडिकुलर या लंब का क्या काम है। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है त्रिभुज में, क्योंकि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होता है, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई का काम करता है, ठीक है। क्यों इसको ऊंचाई तो मान नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होता है, ये त्रिभुज का एक कर्ण होता है, तो इसको ऊंचाई मान नहीं सकते। ऊंचाई हमेशा एक वर्टिकली लाइन होती है, ठीक है, अर्थात एक लंबवत लाइन को ही हम लोग ऊंचाई मान सकते हैं, जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर अप किया जा सके, है ना। और फिर उसके बाद ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने बता दिया, बेसिक्स जो थे इसमें। तो अब फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसके कि फार्मूले क्या क्या होते हैं त्रिभुज में, है ना। तो देखिए त्रिभुज के फार्मूले, अगर फार्मूले की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी ABC त्रिभुज दे के रखा था, उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया जाता है। अब आधार की जगह पे हमने b लिख दिया, b क्योंकि विड्थ था, आपने देखा अभी वहाँ पे बेस लिखा हुआ, तो बेस यहाँ पे b लिख दिया, और ऊंचाई को h सिंबल से बता दिया, तो हाफ इंटू BH, ठीक है। तो 1/2 गुणे BH। अब देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, माना 1/2 आधार की, मान लो भुजा कितना दे रखा है, 8 दे के रखा है, और ऊंचाई मान लो 4 दे के रखा है, ठीक है। तो 2 से इसको कट कर दिया तो कितना आ गया, 2 चौके 8 और 4 चौके 16 था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 16 निकल आया, ठीक है। या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे देगा, मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 दे रहा है ना, और 1/2, और यहाँ पे एक कोई भुजा और दे देगा, है ना। तो एक भुजा मान लो त्रिभुज का आधार ही दे दिया 6, और त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो इसको इसके साथ कट कर दिया तो 3 आ गया, है ना। तो 9 बराबर 3h आ गया, और फिर उसके बाद h बराबर 9/3, तो यहाँ से कट कर दिया तो 3 आ गया, अर्थात ऊंचाई जो है त्रिभुज की वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह करके क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं, हम अभी बताएंगे, ये तो बस फार्मूले जिस तरह लिखे हुए हैं उसी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि आगे कुछ और फार्मूलों की अगर बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि केवल भुजाएं ABC ज्ञात हो परंतु ऊंचाई अज्ञात हो, ठीक है, उसमें ऊंचाई का कोई नामो निशान ना हो, केवल भुजाओं से ही मतलब हो त्रिभुज में, तो उस कंडीशन में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक ये कंडीशन था जिसमें ऊंचाई से रिलेशन बताया गया था, संबंध बताया गया था, और एक दूसरी कंडीशन है जिसमें केवल भुजाओं के बीच में, त्रिभुज की भुजाओं के बीच में रिलेशन बताना है, और ऊंचाई का कोई नाम नहीं है, अर्थात हाइड करके रखा गया है उसको, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, ठीक है, ये मान लो 4 है, ये 3 है और ये 5 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोला जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप स्मॉल एस से दर्शाया जाता है, ठीक है। और अर्ध परिमाप हो गया। अब फिर ABC सबकी वैल्यू हमने कितनी कितनी लिखी, 4, 3 + 5/2, तो कितना हो गया, इन सबको अगर जोड़ दिया तो 4, 3, 7, 5, 12, 12/2 आ गया, है ना।
और इसको कट कर दिया तो 6 आ गया। तो यस की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू आपने 6 अगर निकाल लिया तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसे हेरो फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, हेरो का सूत्र भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए यस की वैल्यू आपने 6 निकाल ली तो इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। तो यस की जगह पे अंडर रूट यस की जगह पे 6 पुट कर दिया और फिर स्मॉल ब्रैकेट और 6 माइनस ए की वैल्यू 4 है और 6 माइनस 3 और इसी तरह 6 माइनस 5 और ये रख दिया वैल्यू यहाँ पे और फिर इनको जोड़ घटा लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12 तो 36, तो रूट 36 आ गया और 36 से जो होता है वह 6 का अंडर रूट होता है। ठीक है ना, रूट 36 का अंडर रूट कितने का होता है, 6 का। ठीक है, तो 6 जो है इसकी करेक्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरह करके आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह करके भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है एक दूसरे वे से भी। अब चलिए बात करें कुछ है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अर्थात यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसको दो भुजाएं बराबर होती हैं, द्विबाहु अर्थात दो भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो अब डायग्राम के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें हम लोग तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये एक ट्रायंगल बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ये देखिए एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, अर्थात ये भुजा जो है ना इसके बराबर है। ठीक है, तो ये भुजा दोनों, ये भुजाएं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ये भुजा जो है अलग है, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया गया क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ये भुजा इनकी लंबाई अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर उसी प्रकार ये बेस है तो बी है, तो इसका हाफ b/2 और ये भी हाफ b/2 और ये ऊंचाई h हो गई। ठीक है, तो ये आपने बता दिया डायग्राम के माध्यम से। अगर आप बात करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए फार्मूले में क्या है ना, आप बेसिक सिंबल का यूज करोगे तो सिंबल में आप ये ज़रूर याद रखिएगा बी क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है या सी क्या होता है। जिस भी सिंबल का यूज किया गया उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप सिंबल तो लिख दोगे बट शायद फार्मूला अगर याद है बट आपको ये नहीं पता कि इनकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे या फिर कहाँ से फाइंड आउट किए करके निकालना है, तो इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है कि b/4 अर्थात b में जो है 4 का डिवाइड कर देना है और अंडर रूट होल 4a² माइनस b², ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब फिर इसमें अगर मान लो b की वैल्यू मान लो हम कुछ दे के रखते हैं, 8 दे के रखा है और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। अब फिर होल अंडर रूट और a की वैल्यू जो है वह कितना 4 ही दे के रखा है माइनस, और b की वैल्यू कितना दे के रखा है, और b की वैल्यू अगर बात करें 3 दे के रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 से पहले 8 को कट कर दिया तो 2 आ गया है ना, तो 2 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 4 चौके 16 माइनस कितना हो गया 9, तो 16 में 9 जाता है तो कितना हो जाता है √7। तो यहाँ पे बाहर क्या लिखा 2 और √7, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब फिर इसके बाद बात करें तो इसका परिमाप 2a + b अर्थात दो भुजाएं बराबर होती हैं तो a + a + b हो गया। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल, तो a 2 बार लिखा है तो 2a हो गया और फिर b हो गया, तो ये समद्विबाहु का परिमाप हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें अगर तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो है ऊंचाई आपको निकालने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो 1/2 √4a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग समद्विबाहु की बात कर लिया, अब समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं जिसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी पूरी लंबाई इसकी ए दे के रखी है और हाफ को इसने
a/2 और a/2 ये हमने समझा दिया था आपको। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इससे ये कौन से त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है? समबाहु त्रिभुज को बता रहा है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसा निकलता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। इस फार्मूले को आप लोग रट जरूर लीजिएगा। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए भुजा क्योंकि ए है इसलिए हम ए बोल रहे हैं, या फिर भुजा का स्क्वायर, आप जो भी याद करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसी के कुछ और फार्मूले की। हाँ, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात कर रहा है तो तीनों भुजाएं बराबर, इसलिए 3 इंटू ए हो गया। ठीक है, अर्थात 3 गुणे भुजा। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है तो √3/4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में 4 का डिवाइड कर दिया जाता है और ऊंचाई में जो है 2 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे सिंगल भुजा लिखा जाता है, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर लिखा जाता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, और चूंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण भी बराबर होता है, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो ए बी सी बराबर जो होता है वह 60 डिग्री होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या ऊंचाई बटे √3 स्क्वायर इस ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, जहाँ पर ऊंचाई का यूज किया गया है। ठीक है, तो एच स्क्वायर अपन √3 भी लगाया जा सकता है फार्मूला, यहाँ से भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और, जैसे बात कर लेते हैं कि वृत्त क्या होता है, अर्थात सर्कल क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो है वृत्त कहलाता है। फार्मूले को ये इसकी डिफिनीशन भी याद रखिएगा, परिभाषा को, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लो आपसे पेपर में पूछ लिया कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, तो आप नहीं बता पाओगे अगर मान लो आपके फार्मूला नहीं पता तो। ठीक है, और यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, अर्थात जैसे एक वृत्त हो गया, इसके जो सेंटर में जो पॉइंट रहता है इसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं, तथा केंद्र एवं बिंदुपथ के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र हो गया, और बिंदुपथ अर्थात इसके परिमाप के बीच की दूरी जो होती है इसे वृत्त की त्रिज्या बोला जाता है, रेडियस, जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और त्रिज्या का दोगुना जो होता है वृत्त का व्यास होता है, अर्थात त्रिज्या का दोगुना, तो एक त्रिज्या ये हो गई, दूसरी त्रिज्या इसी को और आगे आप बढ़ा दो तो दो त्रिज्याओं को जब जोड़ देते हैं तो उसे व्यास बोल दिया जाता है। व्यास को डी से लिखा जाता है, तो 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, अर्थात ये व्यास हो गया डायमीटर, 2 गुणे त्रिज्या जो होती है ये इसका वृत्त के व्यास को दिखाता है। अब वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, वृत्त का व्यास जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और वृत्त की जीवा जो है वृत्त की परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को टच करने वाली रेखा जो है वृत्त की जीवा कहलाती है, लेकिन वो कभी वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा सकती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ और फार्मूले की। जैसे यहाँ पे होता है कि वृत्त का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को उसका परिमाप तथा परिधि बोला जाता है। जैसे एक वृत्त है और इस पॉइंट से मान लो किसी व्यक्ति ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से चक्कर लगाना स्टार्ट किया और एक पूरा चक्कर लगा करके फिर से यहीं पर आ गया। ठीक है, तो इसे वृत्त की परिधि बोल दिया जाएगा, पेरीमीटर जिसे बोलते हो आप। परिमाप और वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि होती है, अर्थात जिसे पाई से आप लोग लिखते हो। ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 या फिर 22/7 होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करें अगर, तो ये ग्रीक यूनियन भाषा पाई अक्षर से दर्शाया जाता है इसे। और वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें, नहीं वृत्त की परिधि की बात करें, तो पाई गुणे व्यास होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2πr भी इसे लिखा जाता है। r बराबर त्रिज्या है तो 2πr भी इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे गोला क्या होता है। ठीक है, तो गोला क्या होता है, इसे स्फेयर बोला जाता है। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है, अर्थात 3 डायमेंशनल आकृति होती है, और बाहर से बंद होती है, बाहर से बंद अथवा ठोस आकृति होती है। इसकी सतह पर मौजूद प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से एक समान दूरी पर होता है, अर्थात इसकी सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से समान दूरी पर होता है। एक गोला हो गया, इसकी सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है इसके केंद्र से समान दूरी पर होता है। ठीक है, और गेंद जो है, फुटबॉल एवं ग्लोब जो है इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, गोले की अगर बात करें तो देखा होगा आपने, गेंद जो होती है अर्थात बॉल जो होती है गोल होती है, एकदम स्पेयर फॉर्म में होती है। फुटबॉल एवं ग्लोब ये सारे एकदम स्पेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
अर्थात जैसे मान लो एक ग्लोब है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो हर बिंदु से हर एक बिंदु की दूरी जो है हर जगह पे एक समान होती है, कहीं पे भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये गोला है तो गोला हर जगह पे उसकी रेडियस जो है बराबर होती है। गोले का अगर आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा इनको। और घन घनाभ का क्षेत्रफल क्यूब और क्यूबॉइड बोला जाता है इसे। तो जैसे दो आयत हैं उनको आपस में मिला दिया, फिर इन दोनों भुजाओं को मिला दिया, तो ये आप एक घन बना सकते हो। ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इसके फार्मूले की। हाँ, एक कुछ और अच्छी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ऊपर दी गई आकृति जो होती है वो घनाभ होती है। आयताकार ईंट जो होती है घनाभ का एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। किसी आयताकार ईंट को याद रखिएगा आप लोग, आयताकार ईंट को जो है सब घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है क्यूबॉइड का। और घनाभ में जो है 6 फलकें होती हैं, अर्थात 6 फेस होती हैं। तब 6 फलक कहाँ से, देखिए जैसे ये एक फ्रंट वाली फेस आपको दिखाई दे रही होगी, इसी तरह ये एक बैक वाली फेस है, एक ये इधर पे, और दूसरी ये यहाँ पे साइड वाली फेस हो गई, और तीसरी ये टॉप पे, और फिर उसके बाद चौथी ये इधर, ठीक है। तो कितनी हो गई, 3 3 6 फेस होती है टोटल है। काउंट करके भी आपको बता दिया। और इसी प्रकार दो आसन्न फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं। दो आसन्न फलक जो होते हैं एक रेखाखंड में मिलते हैं, जिसे कोर बोला जाता है, एज बोला जाता है। जैसे दो फलक है, मान लो एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है, ये एक जगह पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये इसका एज हो गया, कोर जिसे बोलोगे आप। इसी तरह ये हो गया और इसी तरह ये हो गया और इन दोनों में ये मिल रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे इसी तरह होगा, ठीक है। तो इसे एज बोलते हैं, बस एज जानना जरूरी कौन सा होता है। तो ये हमने बता दिया आपको, इसमें टोटल 12 कोरें होती हैं, ठीक है। और 3 संलग्न फलकें परस्पर एक दूसरे से लंब होती हैं। 3 संलग्न फलकें जो होती हैं एक दूसरे से लंबवत होती हैं, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें शीर्ष बोला जाता है। शीर्ष कौन सा हो गया, देखिए जैसे ये दो को, ये एक फलक है, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, ये जहाँ पर एक दूसरे को मिल रही है ना, इसे घनाभ का शीर्ष बोल दिया जाएगा, ये जैसे, ठीक है। इसी प्रकार ये और ये और ये और ये 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने शीर्ष होते हैं, टोटल 8 शीर्ष होते हैं, ये भी आपको पता हो गया। तो इन सबको याद जरूर रखिएगा। हमने क्या बताया, 6 12 और 8, ठीक है। तो आप लोग ये बताइएगा जरूर 6 12 और 8 होता क्या है, हमने किसकी संख्या बताई है। अब घनाभ के बाद इसमें कुछ फार्मूले और होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। अब यहाँ पे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो घनाभ की अगर आयतन की बात करें तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ये होता है। फिर विकर्ण की बात करें तो फिर इस तरह घन का आयतन भुजा का क्यूब और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, विकर्ण √3a होता है। और फिर इसी प्रकार वृत्तीय बेलन की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं बेलन के लिए, तो ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो इनके बेसिक फार्मूले आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने आपको बेसिक्स बताने के लिए ही इस वीडियो को हमारा बनाने का उद्देश्य था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से सॉल्व करवाएंगे जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।